हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लर्नो हब में। तो आज अपन एक सवाल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो एक सवाल जो हर एक पीसीएम स्ट्रीम वाले बच्चे के दिमाग में रहता है कि हाउ टू बी एन गुड इंजीनियर। ठीक है, और जैसे ही अपन बात करते हैं गुड इंजीनियर की तो आपके दिमाग में सबसे पहले आते हैं गुड कॉलेजेस। और गुड कॉलेजेस को आज के टाइम पे अपन कैसे बताते हैं कि भैया अच्छा प्लेसमेंट है तो अच्छा कॉलेज है कि नहीं। हाँ, अब जैसे ही मैंने आपसे बोला है गुड कॉलेजेस तो आपके दिमाग में क्या गया होगा? सबसे पहले आईआईटी, ट्रिपल आईटी, ठीक है, एनआईटीज वगैरह, ये सारे के सारे दिमाग में जाते हैं। तो क्या सर बिना इन सब कॉलेजेस के मैं एक अच्छा प्लेसमेंट उठा सकता हूँ किसी कॉलेज से? तो बिल्कुल आप उठा सकते हो। इस आपके आगे चलते चलते वीडियो में आपको पता चलेगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्हीं सब के लिए, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, इन सब एनआईटी वगैरह की, ठीक है। अब आईआईटी, ट्रिपल आईटी की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जाम हमारे दिमाग में आता है जिसका नाम है JEE, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जो कंडक्ट करता है दो एग्जाम। क्या है वो? एक है जेई मेंस, एक है जेई एडवांस। अब जो जेई मेंस होता है वो 2 सेशन में होता है, एक जनवरी, मिड अप्रैल के बीच में 2 सेशन हो जाते हैं, ठीक है। मिड जनवरी में 1 सेशन और अप्रैल के बीच में दूसरा सेशन। अब इसका फॉर्म कहाँ निकलता है सर? फॉर्म निकलता है आपका www.nta.ac.in पे, आप जाके चेक कर सकते हो। इस साल के फॉर्म की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी 2024 के, ठीक है। और फॉर्म फिल कैसे करना है तो इसकी एक वीडियो भी बनाई हुई है, आप इस पे जाके देख सकते हो, ठीक। एलिजिबिलिटी क्या है सर? एलिजिबिलिटी आपको 12th पास करना है 75% से, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 65% मिनिमम ही होने चाहिए, और कोई भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ अटेम्प्ट 3 है, ठीक है। ओके सर, तो क्या सर मैं दोनों एग्जाम दे सकता हूं दोनों सेशन के, कि पेपर नंबर मैं अभी जनवरी में दे दूं, एक पेपर अप्रैल में दे दूं? तो बिल्कुल आप दोनों पेपर दे सकते हो। सर कौन सा स्कोर काउंट करा जाएगा? जनवरी में और अप्रैल में जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वो काउंट करा जाएगा, ठीक है। ये जेई मेंस की बात कर रहा हूं मैं। सर क्या मैं अपने मदर टंग में दे सकता हूं? बिल्कुल, अगर आप हिंदी बोलते हो, उर्दू बोलते हो, तेलुगु बोलते हो, तमिल बोलते हो, कन्नड़ा बोलते हो, जो भी आप बोलते हो, ठीक है, आप उसमें एग्जाम दे सकते हैं। 2024 में ये वाला जो एग्जाम है वो 13 लैंग्वेजेस में हो रहा है और आगे भी वो होता ही रहेगा, ठीक है। ओके सर, अब कंपटीशन तो हाई होता ही है, ठीक है। अब क्या रैंक आएगी उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि कॉलेजेस क्या हैं, ठीक है। जैसे ही आप जेई मेंस क्लियर कर जाते हो, क्वालिफाई कर जाते हो, तो मतलब कि आप एलिजिबल हो जाते हो जेई एडवांस देने के लिए, ठीक है। जेई मेंस में पेपर तो लगभग 2 होते हैं, ठीक है। एक होता है पेपर नंबर 1 जो BTech वालों के लिए होता है, पेपर नंबर 2 होता है B आर्किटेक्चर वालों के लिए, और भी सब्जेक्ट के लिए होते हैं, और भी स्ट्रीम के लिए होते हैं। आप अगर मुझे बोलोगे तो मैं पेपर की सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, कमेंट में बता दीजिएगा। अब BTech वालों के लिए पेपर नंबर 1 होता है। सब्जेक्ट कौन से होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं आपके PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। लगभग 30 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से पूछा जाता है। पेपर के अंदर सेक्शन डिवाइड है, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर B। सेक्शन नंबर A में यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। सेक्शन नंबर B में, ठीक है, आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 10 क्वेश्चन में से 5 करना मैंडेटरी है, 5 आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। सर नेगेटिव मार्किंग है क्या? सर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है इस बार भी, ठीक है। अगर आपने 1 सही किया तो +4, अगर आपने 1 गलत किया तो -1, अटेम्प्ट नहीं किया तो फिर बात ही अलग है। अब यहाँ पर भाई लगभग जनवरी में पिछले बार 8 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए थे, और सेम विथ क्या आपका अप्रैल सेशन। तो मतलब कंपटीशन तो बहुत हाई है, रैंक कुछ भी आ सकती है आपकी, ठीक है। अगर मान लो 11 लाख बच्चे आए हैं और मेरी 11 लाख रैंक आई है तो मुझे कॉलेज मिलेगा क्या? मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं, तो कॉलेज की बात अभी करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके एडवांस की। एडवांस में आपका क्या सीन है? जैसे ही आप मेंस में एलिजिबल हो जाते हो, मेंस आपने पार कर लिया, आप जेईई एडवांस का फॉर्म भर सकते हो, बिल्कुल कोई बेझिझक, ठीक है। यहाँ पर 360 नंबर का 2 पेपर होते हैं एक ही दिन में। एडवांस में 2 पेपर होते हैं एक ही दिन में, ठीक है। यहाँ आपका कितने नंबर से होगा? वो 360 से। तो 180 नंबर पेपर नंबर 1, 180 नंबर यहाँ पे पेपर नंबर 2 में। यहाँ पर कोई भी आपका बेस्ट स्कोर काउंट नहीं करा जाएगा, दोनों पेपर का सम करा जाएगा आपके स्कोर का, फिर आपको बताया जाएगा कि आपका नंबर या फिर रैंक क्या आई हुई है, ठीक है। इसमें बेस्ट स्कोर नहीं लिया जाता है एडवांस में, मेन चीज़ मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। इसमें मिनिमम नंबर आपको लेके आना पड़ेगा, 60 नंबर आपके होने ही चाहिए, ठीक है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तब जाके आपका एडवांस क्वालिफाई होता है। ऐसा नहीं है कि आपने फिजिक्स में अच्छे नंबर आ गए, केमिस्ट्री में आ गए, लेकिन मैथ्स में नहीं आए तो आप क्वालिफाई नहीं करोगे। मिनिमम यहाँ पर आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, नंबर आपको बेस्ड होते हैं,
ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ये सब नंबर। खैर, अब जेई एडवांस हो गया, जेई एडवांस क्लियर हो जाता है तो क्या होगा सर, मेंस क्लियर हो गया तो क्या हो गया, मेंस क्लियर हो जाता है तो आप एनआईटीज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, लेकिन एडवांस क्लियर हो रहा है तो आप यहाँ पर आईआईटीज में एलिजिबल हो क्या, एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेंस के नंबर पे आपको आईआईटी मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिल सकता। ठीक है, खैर अब रैंक की बात कर लेते हैं। तो हमने फॉर्म दे लिया, एलिजिबिलिटी देख ली, सारी की सारी चीज़ें देख ली। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरा एडवांस क्लियर हो गया और मेरी रैंक आती है टॉप 100 में, तो सर मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। बहुत अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, जैसे कि आपको आईआईटी बॉम्बे मिल सकता है, जो कि पिछले साल उसका जो कट ऑफ गिरा था वो 61 पर गिरा था। ठीक है, और उसके पिछले साल 2022 में वो 62 पर गिरा था, ज़्यादा कोई मेजर चेंज आया नहीं है। आईआईटी दिल्ली जो है, अगर आपकी जो रैंक है वो 100 के लगभग नीचे भी आई है, ठीक है, तो 118 पे उसका कट ऑफ गिरा था आईआईटी किसका, दिल्ली का। बिल्कुल। आईआईटी मद्रास की मैं बात करूं तो आईआईटी मद्रास का जो कट ऑफ है 2023 में 148 पर गिरा था, 2022 में वहीं पे 175 पे गिरा था। लेकिन सर मैं टॉप 100 में नहीं आ पाया हूँ, 200 में नहीं आ पाया हूँ, तो मुझे कोई दूसरा मिलेगा। बिल्कुल मिल सकता है। अगर आपका 700 भी रैंक आया है तो आपको गुवाहाटी मिल सकती है, आईआईटी गुवाहाटी मिल सकता है। ये मैं आपको मेजरली जो है फेवरेट जो उनका ब्रांचेस होता है स्टूडेंट्स का, वो है सीएस ब्रांच, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं अलग अलग बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो ब्रांच है वो आईआईटी खड़गपुर में है। आईआईटी खड़गपुर की जो लास्ट रैंकिंग थी वो 11,000 पे क्लोज हुई थी। समझ रहे हो, 11,000 बहुत मायने रखता है। मतलब कि आप आईआईटी में एंटर तो कर सकते हो, मगर आपको पसंदीदा ब्रांच मिले ना मिले इसका बात रहता है। ठीक है, आप इसमें घबराना नहीं कि मेरी जो रैंक है वो 10,000 आई है, मुझे आईआईटी जाना था। ब्रांच कोई भी चलेगी, आप जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस आईआईटी पे आप जा रहे हो, क्लोजिंग कहाँ पर है, तब आपको वो मिलेगा। ठीक है, कोई भी अगर ब्रांच आपको चल रही है तो। लेकिन सीएस ब्रांच के लिए मेजर आपका अगर आ रहा है 2000 रैंक, ठीक है, 2000 रैंक आ रहा है तो आपको नीचे के आईआईटी मिलेंगे, जैसे जो नए आईआईटी हैं, आईआईटी हैदराबाद है, आईआईटी आपका इंदौर है, आईआईटी भिलाई है, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, जो कि आईआईटी गोवा है, छोटा सा कैंपस है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो वो सब आपको मिलेंगे, जिनके अगर मैं बात करूँ ये सीएस ब्रांच की बोली। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ सिविल का, तो सिविल का जो रैंक है, सिविल इंजीनियरिंग का लगभग जो रैंक है वो 6000 के बीच में यही घूमता रहता है सारे आईआईटी में। खैर, अब अगर मेरा नहीं मिला सर आईआईटी, एनआईटी की बात करते हैं। एनआईटी मेरा क्लियर हुआ है, मेरी रैंक पे क्या होगा। एनआईटी का थोड़ा रिजर्वेशन का भी सीन है, जैसे कि अगर मैं बात करूं एनआईटी अगर भोपाल है मेरे पास, तो जो भोपाल के मतलब जो एमपी के रहने वाले लोग हैं उनके लिए 50% सीट रिजर्व करके रखते हैं, और अदर स्टेट के लिए 50% सीट अलग से रिजर्व करके रखते हैं एनआईटी में। आईआईटीज में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब अगर आपकी रैंक आई है लगभग 5,000 के अंदर आई है, ठीक है, मतलब 3,000 के अंदर आई है, तो आपको तिरुचिरापल्ली भी मिल सकता है, जो कि एनआईटी बहुत अच्छा माना जाता है। वरंगल मिल सकता है, तो ठीक, और आपको रूरकेला, ये सारे के सारे एनआईटी हैं, बहुत एनआईटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा सही है। एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग 9th नंबर पे आपका आता है तिरुचिरापल्ली। ठीक है, उसका जो पैकेज है वो लगभग एवरेज पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो कुछ 12 लाख पर एनम ऐसा कुछ गया था। ठीक है, तो अच्छा खासा ही पैकेज है मतलब। अब अगर आपकी जो रैंक है वो बहुत पीछे आती है, अब क्या कर सकते हैं सर, आपकी 34,000 रैंक आ रही है, ठीक है, आपकी 30,000 आ रही है, आपकी 24,000 आ रही है, फिर क्या करें, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो एनआईटी में, लेकिन आपको ब्रांच जो है वो फिर से अगेन पसंदीदा नहीं मिलने वाली, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, चलो अब अपनी ये सारी की सारी बातें हो गई, मेंस की, एडवांस की, ये सब सीन हो गया। अब सर ना तो मेरा मेंस निकला, ना तो मेरा एडवांस निकला, ठीक है, और एडवांस निकला भी तो बहुत पीछे आती है, तब भी अच्छा है, ट्रिपल आईटी मिल सकता है आपको। एनआईटी में भी अगर मेरा एडवांस नहीं निकला, एनआईटी निकल गया है, बहुत पीछे आती है, ट्रिपल आईटी के लिए आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन उनकी जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब अपन चलते हैं फीस के ऊपर। अगर मैं आईआईटीज़ की बात कर रहा हूँ तो आईआईटीज़ की जो फीस है वो 8 से 10 लाख रुपए के बीच में होती है, और ईयर वाइज अगर उसको ब्रेक डाउन करूँ तो 2 से 2.5 लाख रुपए आपको ईयर वाइज पड़ता है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो पूरे का पूरा जो कोर्स है वो आपसे 1 से 3 लाख रुपए के बीच में आता है। ठीक, वहीं पे अगर मैं एनआईटी की बात कर रहा हूं तो एनआईटी की बेशक थोड़ी फीस तो कम है। ठीक है, फीस आपको पड़ती है 50,000 से लेके 1 लाख रुपए पर एनम की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। ओके, ट्रिपल आईटीज की जो फीस होती है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, वो भी अच्छी खासी लाखों में फीस होती है। और फिर आते हैं आपके जीएफआईटीज। ठीक है, तो हमें ये तो दिख रहा है कि भाई हमारा जो पैसा है वो लबालब बहते जा रहा है। तो अब अगर अपन
प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बात करना चाहे तो प्राइवेट कॉलेजेस का बहुत बड़ा स्पेक्ट्रा है। कई कॉलेजेस जो हैं वो आपसे 8 से 10 लाख रुपए के बीच में आपका पूरा कोर्स ख़त्म करवा देते हैं, और कई जो ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी फ़ीस जो है वो लाखों करोड़ों में भी जाती है। अब अपन कुछ ऐसे कॉलेजेस की बात करते हैं जिसमें आपका जो प्लेसमेंट है वो भी अच्छा हो और जो आपका फ़ीस स्ट्रक्चर है वो कम से कम रहे। और बाकी अगर आप कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अपन एक डिफरेंट वीडियो, अलग वीडियो कॉलेजेस के ऊपर सिर्फ लेके आएंगे। अब कुछ कॉलेजेस के बारे में आपको बताता हूँ कि जैसे कि COEP पुणे, VIT वेल्लोर, RVCE कॉलेज बेंगलोर और आपका बिट्स पिलानी, इन सब की जो फीस स्ट्रक्चर है लगभग आपको 2.5 लाख के करीबन पड़ेगी सालाना। अगर आप देखोगे 10 लाख में आपका पूरा का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा अगर आप हॉस्टल नहीं ले रहे हैं तो। अब कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जैसे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी, मैं मान रहा हूँ वो गवर्नमेंट कॉलेज है लेकिन बहुत ही अच्छा कॉलेज है। WBJE से आपकी वहाँ पर एंट्री होती है, 50% स्टेट के बच्चों को वो रिजर्व रहता है और 50% आपको JEE मेंस के द्वारा मिल सकता है। और मैं बात करता हूँ जामिया की, जामिया का जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी बहुत कम है। जादवपुर का तो 10,000 में आपका पूरा खत्म हो रहा है। जामिया की बात करूँ तो 16,000 रुपये आपको लगभग पड़ते हैं 1 साल के अंदर। तो ये सारे के सारे जो टॉप कॉलेजेस हैं, और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हर स्टेट का एग्ज़ाम के ऊपर आपकी नज़र रहनी चाहिए। जैसे कि अगर आपका बेंगलोर के ऊपर नज़र है तो KSET कॉमेड के आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ WBJE की, मतलब आपका कोलकाता के बारे में बात कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस में, तो वो आपको देना चाहिए। अगर आप VIT जाना चाहते हैं, तमिलनाडु जाना चाहते हो, तमिलनाडु का खुद का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो आपको देना पड़ेगा। और बाकी के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस और भी हैं जिसमें JEE मेन को कंसीडर करा जाता है। अब बहुत ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि मैनेजमेंट कोटा से भी एंट्री लेते हैं। मैनेजमेंट कोटा मतलब कि तुम कॉलेज गए, कॉलेज में सीधा एंट्री लिया और आपका एडमिशन डन, कोई भी आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना, लेकिन इसमें फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। ये बात को याद रखना। आपकी जो फ़ीस है नॉर्मल से, अगर किसी बच्चे की 10 लाख रुपए लग रही है पूरे कोर्स की, तो आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा जा सकती है। ये भी जा सकती है कि 5 से 10 लाख रुपए आपका सिर्फ सालाना हो, और ये भी हो सकता है कि आपके करोड़ों में फ़ीस हो। तो भैया हमें ये तो पता चल रहा है कि फ़ीस हमारी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो बीइंग अ मिडिल क्लास हमारे दिमाग में क्या आता है कि भैया मैं एक लोन उठा लेता हूँ। तो लोन उठाना, अगर मैं IIT वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ तो उसके लिए लोन उठाना इट्स नॉट अ बिग थिंग। उसको लोन भी जल्दी मिल जाएगा और वो पे भी जल्दी कर देगा क्योंकि उनके प्लेसमेंट बहुत हाई हैं। अब अगर कुछ आप ऐसे कॉलेज में चले गए हो जहाँ पर प्लेसमेंट ही कम है और आप लोन भी बहुत ज़्यादा उठा के रखे हो क्योंकि वो प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, तब आपको दिक्कतें आती हैं बहुत ज़्यादा। मान लो आपने 12 लाख का लोन उठा लिया है और आपकी जो प्लेसमेंट है वो पर लग रही है 20,000 रुपये महीना या फिर 30,000 रुपये महीना, तो आप उसको पे करने में ही आपके बहुत सारे साल निकल जाएंगे। और याद रखना, जब लोन उठा लेते हैं तब कोई दिक्कत नहीं होती, 4 साल आपके एकदम मौज में कटते हैं, लेकिन जब प्लेसमेंट की बात आती है 4 साल ख़त्म हो जाता है। जब लोन हमको सर पे समझ में आता है कि ओहो अब ये चुकाना है मुझे, है कि नहीं, तो वो हमें एकदम स्ट्रेस देगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगा कि मैं कैसे उसको चुकाऊं। तो लोन उठाना एक अच्छी बात नहीं है मेरे ख्याल से। तो बीइंग अ मिडिल क्लास मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूं, ठीक है। हमारा जो एम है वो सिंपल सा ये होना चाहिए कि हमें एक अच्छी प्रिपरेशन करनी है। IIT लेना है, IIT नहीं तो NIT लेना है, NIT नहीं तो IIIT लेना है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस में भी बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जिसका मैंने आपको नाम बताया, अगर आप चाहते हो अगले वीडियो में अपन उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो ये हमारा बिल्कुल भी अपना नहीं होना चाहिए एम, क्या, लोन उठाना, ठीक। तो अब बात आती है प्रिपरेशन की। IIT की बात कर रहे हैं तो प्रिपरेशन की बात आती है। प्रिपरेशन में भी लाखों रुपए लग रहे हैं, हज़ारों लाखों रुपए लग रहे हैं आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो क्यों ना ये पैसा निकाल के हम अच्छे कॉलेज में लगाएं, है कि नहीं। और लर्नो हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एकदम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, जहां पर हमारे पास JEE के एकदम कोर्सेज हैं। JEE फिजिक्स है, JEE मैथ्स है, JEE में केमिस्ट्री की तैयारी चल रही है, DPPs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MPQs और भी बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट, कॉन्सेप्ट एड-ऑन, सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर एब्सोल्युटली फ्री, सेम क्वालिटी, कुछ भी क्वालिटी में यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक। मैं चाहता हूं कि आप ये वाली जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकें, क्योंकि बहुत लोगों को मेरे ख्याल से, क्योंकि खुद भी मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ,
मुझे भी ये लगता है कि ये जो चीज़ है ये सबके पास जाना चाहिए, शेयर होना चाहिए, क्योंकि हर जो इंसान है वो इतना अमाउंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसकी जितने को भी ज़रूरत है वो उनके पास पहुंचनी चाहिए ये वीडियो बहुत ज़रूरतमंद लोगों के पास। अब मैं ये चाहता हूँ बीइंग अ मिडिल क्लास की ये सारी जो ये वीडियो है आपके पास, इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये हर बच्चे के पास पहुँचनी चाहिए जिसको ज़रूरत है, और जिसको नहीं भी ज़रूरत है उसको इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए कि जेईई क्या होता है, फ़ीस कितनी लगती है, कैंपस कैसे आता है, प्लेसमेंट कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो बस बच्चों, और अगर आपको पूरी की पूरी PDF चाहिए है कि किस साल क्या कट ऑफ आया है तो वो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि आप हमारे एक जेईई प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े। अब मैं मिलूँगा आपसे आने वाले वीडियोज़ में।